अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आज हम बात करेंगे धान की फसल पे और कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स पे बात करेंगे जिनकी मदद से आप अपनी धान की फसल में खातर खा इजाफ़ा कर सकते हैं। ख़ास तौर पर हम धान की फसल में खादों के इस्तेमाल पे बात करेंगे। खाद कितनी मिकदार में धान में इस्तेमाल करनी चाहिए, खाद किस वक्त डालनी चाहिए, खादों की अफादियत को आप किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा आप जो पानी इस्तेमाल करते हैं फसल में वो कितनी मिकदार में देना चाहिए, कितनी देर फसल में खड़ा रहना चाहिए, और ख़ास तौर पर जो कलराठी ज़मीनें हैं उनमें कौन सी खादें डाली जाएं तो आपको बेहतर नतीजा दे सकती हैं। मैं हूं डॉक्टर जमील शफ़ी और आप देख रहे हैं प्लांट क्लिनिक्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, खाद और पानी का बरवक्त और मुनासिब इस्तेमाल किसी भी फसल से अच्छी पैदावार लेने के लिए ज़रूरी होता है। अगर हम किसी भी फसल की खुराकी अज्जा की ज़रूरत को जानना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि हमारे सामने ज़मीन में मौजूद पहले से खुराकी अज्जा की मिकदार की रिपोर्ट मौजूद हो, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी आने वाली फसल को कितनी मिकदार में खुराकी अज्जा की ज़रूरत होगी। अगर हम धान की फसल की बात करें तो ऑन एन एवरेज अगर आप 2 बोरी ज़रखेज़ और 1 बोरी यूरिया इस्तेमाल कर लेते हैं तो आप धान की फसल से अच्छी पैदावार ले सकते हैं। लेकिन ज़मीन की कुदरती ज़रखेज़ी, ज़मीन की साख़त, इलाका, वक्त काश्त, आबपाशी का तरीक़ा और आबपाशी का ज़रिया, आपकी जो चावल की किस्म है वो कौन सी है, इन सारी चीज़ों के लिहाज से जो है वो खाद की मिकदार में कमी बेशी हो जाती है। अब अगला सवाल है कि खाद हमें कितनी मिकदार में डालनी चाहिए। तो दोस्तों, जो हमारे लंबे कद वाली बासमती इकसाम है, आम तौर पर उनकी खाद की जो ज़रूरत होती है उसमें 25 से 50 किलो नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, 23 से 35 किलो फास्फोरस की ज़रूरत होती है, जबकि 55 से 70 किलो जो है वो पोटाश की ज़रूरत होती है। जबकि जो छोटे कद वाली मोटी इकसाम होती हैं उन्हें निस्बतन कम खाद की ज़रूरत होती है। अगर हम उसमें 25 किलो नाइट्रोजन, 35 किलो फास्फोरस और 70 किलो पोटाश इस्तेमाल कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छी पैदावार दे जाती हैं। जबकि जो दोगली इकसाम है, हाइब्रिड इकसाम है, उनमें खादों की मिकदार ज़्यादा डालनी पड़ती है और आम तौर पर जो है जो दोगली इकसाम है अगर आप उसमें 50 किलो नाइट्रोजन, 46 किलो फास्फोरस और 80 किलो पोटाश का इस्तेमाल कर लेते हैं तो उनसे भी आप काफ़ी अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, अब अगली चीज़ हमारे ज़हन में आती है कि खाद किस वक्त डाली जाए। चावल की फसल को 1/3 नाइट्रोजन, तमाम की तमाम फास्फोरस और निसफ पोटाश अगर अब बवक्ते काश्त इस्तेमाल कर ली जाए तो अच्छी पैदावार की बुनियाद रख दी जाती है। दोस्तों, पहले हमारी जो ज़मीनें थी उसमें काफ़ी ज़्यादा पोटाश की मिकदार मौजूद थी, लेकिन अब चूँकि फसलें जो हैं वो बहुत ज़्यादा काश्त होने लगी हैं, फसलों के दरमियान जो है ज़मीन को गैप नहीं मिलता, इसलिए अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए धान में भी पोटाश का इस्तेमाल ज़रूरी है। बाकी मादा नाइट्रोजन और पोटाश पनीरी की मुंतकिली के 25 से 50 दिन के अंदर अंदर मरहलावार 2 एक साथ में डाल देनी चाहिए। दोस्तों, अब कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनकी मदद से आप खादों की अफादियत को बढ़ा सकते हैं। इसमें जो सबसे पहली चीज़ है, आम तौर पर हमारे किसान जो हैं वो इब्तदाई खाद को लेट करते हैं और पनीरी की मुंतकिली के 10 से 15 दिन बाद इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर इसी खाद को आप कद्दू के वक्त इस्तेमाल करें, जब आप अपनी ज़मीन को कद्दू कर चुके हैं, लेकिन आखिरी स्वागा देने से पहले आप जो आपने 1/3 नाइट्रोजन डालनी है, तमाम फास्फोरस और निसफ पोटाश को छट्टा करें और उसके बाद आखिरी स्वागा देने के बाद पनीरी की मुंतकिली शुरू कर दें तो आप खाद से ज़्यादा इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जो धान की फसल, जब आप धान की पनीरी की मुंतकिली कर रहे होते हैं तो पनीरी की जड़ों को अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट के 10% महलूल में डबो कर मुंतकिल करेंगे तो इससे आपकी जो धान की फसल है उसको इब्तदाई तौर पर फास्फोरस की काफ़ी मिकदार मिल जाएगी, जिससे उसकी जड़ों की नशोनुमा बड़ी बेहतर होगी। और इब्तदाई तौर पर ही जड़ों की नशोनुमा बेहतर हो जाए तो फसल की जो आने वाली स्टेजेस हैं वहाँ पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है।
इसके अलावा जो कलराठी ज़मीनें हैं जिनका जो पीएच लेवल है वो 9 से ऊपर होता है, वहाँ पे यूरिया बहुत ज़्यादा मसला करती है। वहाँ पे यूरिया आधी से ज़्यादा मिकदार जो है वो अमोनिया की सूरत में फ़ज़ा में उड़ जाती है और ज़ाया हो जाती है। ऐसी ज़मीनों में अगर आप अमोनियम सल्फ़ेट का इस्तेमाल करें बजाय यूरिया के, तो वो आपको अच्छे नतायज हासिल दे सकती है। इसके अलावा आप सल्फ़र कोटेड यूरिया इस्तेमाल करें तो वो भी कलराठी ज़मीनों में अच्छे नतायज देती है। तीसरी चीज़ जो आप मद्देनज़र रख सकते हैं कि यूरिया को गर्म मौसम में तेज़ धूप में डालने से गुरेज़ करें। कोशिश करें कि जब ठंडा मौसम हो, थोड़ी सी बारिशी सा मौसम हो, तो उस वक़्त अगर आप यूरिया को इस्तेमाल करें तो वो आपको ज़्यादा अच्छे नतायज दे सकती है। चौथी चीज़ जो आप ज़हन में रख सकते हैं कि यूरिया को बहुत ज़्यादा खड़े पानी में ना डालें। जब आपने यूरिया इस्तेमाल करनी हो तो पानी का लेवल नीचे लाएं, और अगर फसल में गारे की सूरत होगी तो उस सूरत में अगर आप यूरिया को छट्टा करेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है फसल को मिलेगी, उसका ज़्यादा बहुत कम हो जाएगा। पांचवी चीज़ जो आप ज़हन में रख सकते हैं वो है कि यूरिया का ज़्यादा लेट इस्तेमाल ना करें। इससे बहुत सारी बीमारियां फसल पे हमलावर होती हैं, और इसके अलावा जो बहुत सारे कीड़े हैं उनके ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत फसल में कम होना शुरू हो जाती है। ख़ास तौर पर पत्ता लपेट सुंडी का हमला बहुत ज़्यादा होता है अगर आप यूरिया का लेट इस्तेमाल करते हैं तो। दोस्तों, अगला खुराकी अज्जा जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश के साथ धान की फसल के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, वो है ज़िंक। ज़िंक धान की फसल के लिए इतनी ही ज़रूरी है जितनी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। अगर धान की फसल में ज़िंक की कमी हो जाए तो धान की फसल को जब आप मुंतकिल करते हैं तो उसके 2 से 3 हफ्ते के अंदर अंदर ही उसके निचले पत्ते जो हैं वो जंग आलूद होना शुरू हो जाते हैं। धान की फसल की जड़ें छोटी रह जाती हैं, उनकी मुनासिब नशोनुमा नहीं हो पाती, जिसकी वजह से दूसरे खुराकी अज्जा भी जड़ें जज़ब नहीं कर पाती। नतीजतन फसल की पैदावार बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। तो ज़िंक की कमी से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप ज़िंक का इस्तेमाल अपनी पनीरी में यकीनी बनाएं। अगर आप पनीरी में उसका इस्तेमाल नहीं कर सके तो 2 से 3 हफ्ते के दौरान जो है जब आप अपनी पनीरी खेत में मुंतकिल करें तो ज़िंक का इस्तेमाल जो है वो यकीनी बनाएं। इस मकसद के लिए ज़िंक सल्फ़ेट की परसेंटेज को देखते हुए 5 से 10 किलो ज़िंक सल्फ़ेट फ़ी एकड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़िंक को अगर आप यूरिया के साथ मिक्स करके इस्तेमाल करें तो ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है। अगली चीज़ जो आजकल हमारी फसलों में कमी या पैदावार में कमी का बहस बन रही है वो बोरान है। आजकल बोरान की कमी भी धान की फसल में देखने में आ रही है। लिहाजा अपनी फसल की बिजाई के वक़्त, कद्दू करते वक़्त अगर आप 2 से 3 किलो बोरिक एसिड का इस्तेमाल कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक बोरान की कमी पे काबू पाया जा सकता है। बोरान जो है वो साल में अगर एक दफ़ा इस्तेमाल कर ली जाए तो तमाम फसलों के लिए काफ़ी हो जाती है। दोस्तों, अगली चीज़ जो है वो कलराठी ज़मीनों का मसला है। अगर ज़मीन कलराठी है तो फसल की पनीरी की मुंतकिली के 1 महीने के बाद 20 किलो जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड फ़ी एकड़ फ्लड करें ताकि फसल को थोड़ के असरात से बचाया जा सके। दोस्तों, अगली चीज़ जो धान की फसल से अच्छी पैदावार लेने के लिए ज़रूरी है वो मुनासिब और बर वक्त आबोपाशी है। धान की फसल को आम तौर पर 15 से 18 मरतबा पानी लगाना पड़ता है, और अगर पहले 40 दिन तक 2 से 3 इंच पानी धान में खड़ा रखा जाए तो बहुत ज़्यादा शगुफ़े बनते हैं, अच्छे टिलर्स बनते हैं, जिससे पैदावार में खातर खा इजाफा होता है। लेकिन 40 दिन के बाद अगर धान में 3 इंच से ज़्यादा पानी खड़ा रखा जाए, मुसलसल खड़ा रखा जाए, तो इससे टिलर्स पे नेगेटिव असरात होते हैं और टिलर्स और शगुफ़े कम बनते हैं। लिहाजा धान में 40 दिन के बाद पानी का लेवल कम कर देना चाहिए या फिर बदतर हालत में ले आना चाहिए। दोस्तों, तजर्बात से ये बात साबित हुई है कि धान की फसल बदतर हालत में भी सोका मना जाती है। इसलिए धान की फसल को हमेशा तरवत्तर हालत में या गीले वत्तर में जो है वो पानी लगाना चाहिए, और पकने से 2-3 हफ्ते पहले आप पानी बंद कर सकते हैं। मुख्तसरन आप ये कह सकते हैं कि झाड़ बनने के दौरान और फूल आवरी के दौरान अगर पानी की कमी हो जाए तो पैदावार बुरी तरह मुतासर हो सकती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी मालूमात आप लोगों के लिए मुफीद साबित होगी और इन पर अमल करके आप
धान से एक बेहतर पैदावार लेने के काबिल हो सकेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।